सत्ता की शुरुआत करते हैं उस तस्वीर के साथ जिसमें कूटनीतिक वर्चस्व वाले संदेश हैं। अमेरिका जो खुद सुपर पावर समझता है खुद को, उसको लेकर पिछले कुछ घंटों से एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो है सरेंडर। इस वक्त ट्रंप चीन के दौरे पर हैं। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई है। कई मुद्दों पर बात हुई है। कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें कूटनीतिक संकेत हैं, ट्रंप के लिए बड़े संदेश हैं। दो महाशक्तियों के बीच इस वार्ता पर हमने सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है। इसमें हर तस्वीर, हर बयान के मायने आपको समझाएंगे। दुनिया जानती है अमेरिका किस तरह ईरान युद्ध में फंसा हुआ है। हम सब जानते हैं कैसे ईरान ने अमेरिका की सुपर शक्ति को सबसे बड़ी चुनौती दी है। ऐसे माहौल के बीच ट्रंप चीन पहुंचते हैं, जिनपिंग से मिलते हैं, इस उम्मीद से कि सब कुछ उनके हित में होगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजिंग से वॉशिंगटन के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले हैं। जिनपिंग का अटैक मोड देखने को मिला है, जबकि ट्रंप सरेंडर वाली मुद्रा में थे। सोचने वाली बात यह है कि जो ट्रंप बड़े बड़े नेताओं की क्लास लगाते हैं, बड़े बड़े फैसलों से चौंकाते हैं, आज उनके साथ खेल हो गया। इसकी पूरी कहानी कई तस्वीरों में रिकॉर्ड हो चुकी है। आपको दो तस्वीरों से आइए समझाते हैं कि बीजिंग यात्रा के दौरान ट्रंप के साथ क्या हुआ। कैसे जिनपिंग के सामने ट्रंप की सुपर पावर नहीं बल्कि सुपर सरेंडर वाली छवि दिखी। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान का हैंडशेक वाली तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस पूरी घटना में पावर प्ले और कूटनीतिक संदेशों की एक लंबी कहानी है। आप जानते हैं ट्रंप हैंडशेक वाली अपनी पुरानी शैली के लिए मशहूर हैं। जब भी वो किसी नेता के साथ हैंडशेक करते हैं, उसका हाथ खींचकर अपनी ओर लाते हैं। मतलब वो अपने वर्चस्व का परिचय देते हैं, अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। इस बार शी जिनपिंग ने न सिर्फ ट्रंप की स्टाइल पर स्ट्राइक की, बल्कि बेहद मजबूती से ट्रंप का हाथ थामे रखा। ट्रंप को हाथ अपनी तरफ खींचने नहीं दिया। ट्रंप के हाथ कांपने वाली तस्वीर के वायरल होने के बाद चीन के मीडिया में ट्रंप को ट्रोल किया जा रहा है, उन पर कटाक्ष किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की नीतियों ने अनजाने में चीन को और मजबूत होने में मदद की है। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप केवल कैमरों के सामने दबदबा दिखाना चाहते हैं, जबकि जमीन पर चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ट्रंप के कूटनीतिक दर्द वाली 20 सेकंड की हैंडशेक कहानी को और तस्वीरों से समझिए। इसका असली संदेश यह है कि कूटनीति में कोई भी हरकत बिना वजह नहीं होती है। शी जिनपिंग का हाथ न छोड़ना और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज ये दिखाती है कि चीन अब अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। चीन ट्रंप की शक्ति प्रदर्शन वाली शैली का जवाब उसी की भाषा में दे रहा है। आज की तस्वीर आपने देखी, 2017 की तस्वीर भी देखिए। कैसे ट्रंप ने जिनपिंग का हाथ खींचा था, लेकिन जिनपिंग ने उन्हें आज याद दिलाया कि ये 2026 है, 2017 नहीं। चीन अब अपनी शर्तों पर समझौता करता है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका ने इस मुलाकात को बहुत ही अहम बताया है। ट्रंप के सम्मान में जिनपिंग ने बीजिंग में स्टेट डिनर का आयोजन रखा था, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान ट्रंप और जिनपिंग ने चीन अमेरिका के बीच संबंध सुधारने को लेकर एक दूसरे से कई बड़ी बड़ी बातें की। ट्रंप ने अपनी स्पीच खत्म करने के साथ ही जिनपिंग और चीन की फर्स्ट लेडी यानी शी की पत्नी को 24 सितंबर को अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया है। वैसे ट्रंप कई उम्मीदें लेकर चीन गए थे। उन्हें उम्मीद थी वाया बीजिंग ईरान संकट का हल निकल जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और ईरानी यूरेनियम को लेकर कोई खास सहमति बनने के संकेत नहीं आए हैं। दूसरी तरफ चीन ने ट्रंप को एक और कूटनीतिक चाल में फंसा लिया है। शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में ट्रंप को ताइवान वाला अल्टीमेटम दे दिया। यानी ट्रंप तेहरान वाला दुख लेकर बीजिंग पहुंचे थे, जहां जिनपिंग ने उन्हें ताइवान वाला दर्द भी दे दिया। असल में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चीन ताइवान पर 2027 तक हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी कई बार ऐसा दावा कर चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि ट्रंप ताइवान को लेकर चीन से बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन ने साफ कहा कि ताइवान पर किसी का दखल मंजूर नहीं है। ताइवान मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों की भी पहली रेड लाइन है। अगर ताइवान पर अमेरिकी दखल हुआ तो दोनों देशों में टकराव होगा। इस मुद्दे को अगर ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो टकराव बढ़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अमेरिका ताइवान को लेकर चीन के हितों का ध्यान रखे। बीजिंग का संदेश साफ है,
अमेरिका अब ताइवान की रक्षा का प्रण छोड़ दे। चीन का ये रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका पिछले कुछ दिनों से लगातार ताइवान की सैन्य मदद कर रहा है। नई जानकारी यह है कि अमेरिका ताइवान को $14 अरब के हथियार भी भेजने वाला था, जिसमें एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा $6 अरब का अतिरिक्त पैकेज भी प्रस्तावित था। अमेरिकी संसद से दोनों पैकेज को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने डील को मंजूरी नहीं दी है। अब चीन यही चाहता है कि ट्रंप इस डील को रोक दें। ताइवान को लेकर ट्रंप का बदला हुआ स्टैंड बीजिंग में साफ दिखा। जब मीडिया ने ट्रंप से ताइवान पर डायरेक्ट सवाल किया तो जिनपिंग के ठीक बगल में खड़े अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे सन्नाटे में चले गए, देखिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चीन से बातचीत को लेकर अपना एक खास कूटनीतिक प्लान लेकर गए थे। ट्रंप को उम्मीद थी कूटनीतिक टेबल पर वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन जिनपिंग ने ट्रंप की कूटनीतिक प्लानिंग का पूरा ब्लूप्रिंट ही बदल दिया। ट्रंप का प्लान 3T वाला था। ट्रंप के 3T प्लान का हिस्सा था ट्रेड, टेक्नोलॉजी और तेहरान। लेकिन जिनपिंग ने इसे बदलकर जो अपना 3T दिया उसमें पहले T को थ्रेट यानी धमकी से बदल दिया। साफ कह दिया कि अमेरिकी युद्ध की वजह से पैदा हुए खतरों से वही निपटे। जिनपिंग का दूसरा T था ताइवान, जिसमें ट्रंप को संदेश दिया कि ताइवान में दखल के गंभीर परिणाम होंगे, और तीसरे T को थियोसिडीज से बदल दिया, जिसका सीधा मतलब है अगर अमेरिका ने वैश्विक शक्ति संतुलन में समझदारी नहीं दिखाई तो चीन अमेरिका का सीधा टकराव भी हो सकता है। ट्रंप ने जैसे ही ईरान पर दबाव बनाने की बात कही, जिनपिंग ने कह दिया कि ये थियोसिडीज ट्रंप बन सकता है। ट्रंप ट्रैप वो स्थिति होती है जब एक उभरती हुई महाशक्ति किसी पुरानी और स्थापित महाशक्ति को चुनौती देती है। नई महाशक्ति पुरानी महाशक्ति की जगह लेने की कोशिश करती है। इससे टकराव बढ़ता है और दोनों के बीच सीधे युद्ध होने की आशंका बढ़ जाती है, फिर चाहे वो दोनों ही युद्ध नहीं चाहते हो। यूनान और स्पार्टा के बीच युद्ध के अध्ययन के बाद यूनानी इतिहासकार थियोसिडाइस ने इस सिद्धांत का जिक्र किया था। इसे अगर चीन और अमेरिका के हिसाब से देखें तो अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सुपर पावर है। दूसरी तरफ चीन ने पिछले कुछ दशकों में आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर खुद को काफी मजबूत किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार और सप्लाई चेन पर कंट्रोल को लेकर टकराव रहा है। इसीलिए थियोसिडीज ट्रैप वाली स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों की तरफ से यही कहा गया कि वो साझेदार बने, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं। बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पर अगर किसी की खास नजर थी तो वो है ईरान, क्योंकि ईरान की अमेरिका से जितनी दुश्मनी है उतनी ही पक्की दोस्ती चीन से है। दुनिया को लग रहा है कि इसीलिए ट्रंप चीन से ईरान पर दबाव बनाने के लिए कह सकते हैं। ईरान भी इस बात को समझ रहा है, इसीलिए तेहरान ने साफ कर दिया है कि अब दबाव नहीं चलेगा। अगर हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई तो चीन को भी संदेश दिया गया। ईरान ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा है कि अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहीं जिनपिंग तक संदेश पहुंचाया कि वो ट्रंप के झांसे में ना आए। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप सुन लें, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। तो वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर काजेम ने कहा है कि हमें चीन से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे संबंध बहुत गहरे हैं। ईरान ने ट्रंप को याद दिलाया है कि हॉर्मूज के पश्चिमी हिस्से पर IRGC का और पूर्वी हिस्से पर ईरानी नेवी का कंट्रोल है। तो वहीं जिनपिंग तक संदेश पहुंचाया है कि हॉर्मूज में नाकेबंदी से चीन को भी नुकसान हो रहा है, इसीलिए इसका समाधान चीन के हित में भी है। दुनिया समझ चुकी है कि यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है तेल, ट्रेड रूट और दुनिया को कंट्रोल करने की है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन के भी अपने हित हैं। इसीलिए अगर हॉर्मूज में फिर युद्ध वाली चिंगारी भड़की तो चीन खुलकर ईरान के साथ आ सकता है। आज भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भी ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने ट्रंप तक सीधा संदेश पहुंचाया। अराक्ची ने साफ कहा कि अमेरिका की धमकी वाली परंपरा अब कूड़ेदान में चली जानी चाहिए। अमेरिका ठीक वैसा ही कर रहा है जैसे एक घायल जानवर अपनी मौत को सामने देखते हुए हताश होकर पंजे मारता है और जोर जोर से दहाड़ता है। Our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same
repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. सत्ता में अब आपको एक चिंता कार्ड दिखाते हैं जो आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। ये चिंता कार्ड उस थोक महंगाई दर पर है जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोग उसे अर्थशास्त्र का टेक्निकल टर्म मानकर आगे बढ़ जाते हैं या ये समझते हैं कि थोक महंगाई दर से उनका क्या ही लेना देना। लेकिन आज हम आपको आसान भाषा में ये समझाने वाले हैं कि कैसे थोक महंगाई दर के आंकड़ों में नए संकट वाले संकेत हैं जिसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। आज अप्रैल की थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं जो चिंताजनक हैं। अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच गई है जो मार्च में सिर्फ 3.88% थी। यानी सिर्फ एक महीने में थोक महंगाई दर में दोगुने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। मार्च के मुकाबले अप्रैल में होलसेल प्राइस इंडेक्स में 4.42% की बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए आज हमने इस आंकड़े पर आपके लिए चिंता कार्ड तैयार किया है जिसे देखकर आपको इस विषय की गंभीरता समझ आएगी। अक्टूबर 2022 में थोक महंगाई दर 8.39% थी। इसके बाद इसका स्तर लगातार नीचे गया था लेकिन एक बार फिर ये 8.3% पर पहुंच गई है जो 42 महीने के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन अब समझिए कैसे थोक महंगाई दर हम सब के लिए एक तरह की चेतावनी है जिसका संकेत है कि अगर ये बढ़ रही है तो आने वाले कुछ वक्त में इसका असर आम आदमी पर हो सकता है, आपकी जेब पर हो सकता है। असल में थोक महंगाई दर का सीधा मतलब होता है फैक्ट्रियों या बड़ी मंडियों के स्तर पर सामान की कीमतें बढ़ जाना, जहां से कच्चा माल या सामान खरीदने के लिए बड़ी कंपनियों और व्यापारियों को ज्यादा कीमत देनी होगी। यानी थोक महंगाई दर बढ़ने का सीधा असर बड़े व्यापारियों पर पड़ता है। लेकिन ये धीरे धीरे शिफ्ट होता है क्योंकि लागत बढ़ने से व्यापारियों का मुनाफा कम होता है और सामान महंगा होने की भरपाई बड़े व्यापारी रिटेल दुकानदारों से करते हैं। इसकी वजह से रिटेल दुकानों पर मिलने वाला सामान महंगा हो जाता है। यानी थोक महंगाई दर का आपकी जेब से इनडायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि रिटेल दुकानों पर जो सामान आया है उसकी कीमत बढ़ जाएगी और वो आपको अब महंगा मिलेगा। मई के महीने में इसके रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। महंगाई के हल्के झटके अभी से महसूस होने लगे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान का तनाव जिसके साइड इफेक्ट मई की शुरुआत से ही दिखने लगे थे जब कमर्शियल गैस सिलेंडर एक बार में ही 994 रुपए महंगा हो गया था। 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर की कीमतों में भी 261 रुपए का इजाफा हुआ था। अब देश के करोड़ों लोगों को आज से एक और झटका लगा है। अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने 1 लीटर दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं जबकि मुंबई में महानगर गैस ने सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा कर दिया है। इसीलिए अब लोगों के मन में ये डर ट्रेंड कर रहा है कि अगला नंबर किसका है। महानगरी मुंबई में महंगाई का दौर लगातार जारी है। अब आज से सीएनजी 2 रुपए किलो बढ़ चुके हैं। कमाई कम है, ज़्यादा पैसा लग रहा है। अब मीटर भी बढ़ाना मांगता है ना। गरीब तो ऐसा ही मर गया और भी धूप में मेहनत करना पड़ता है। देखो हमको ऐसा तो हम किधर पूरा करेंगे। भैया वैसे इतनी महंगाई हो रही है, यहाँ तो 1-1 रुपए की भी बढ़ना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल ही है। खर्चे वैसे हमारे 200 रुपये एकदम से अगर बढ़ जाए 230 रुपया तो 30 रुपये हम कहाँ से जोड़ेंगे, समझे ना। तो मिडिल क्लास वाले को 1 रुपये की बहुत अहमियत होती है। हर महीने दूध का 2-2 रुपया बढ़ाएंगे तो हर महीने एक गृहिणी का कितना होता है, ऐसे लाखों गृहिणी का रुपया कितना जाता है। बहुत तकलीफ हो रही है। 6 महीने होते नहीं है और 2 रुपए वो करके अपना रेट बढ़ा देते हैं। आम इंसान क्या करेगा। आम इंसान की बजट देखो और वो अपना 2 रुपए मनमानी करेंगे तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। रेट बढ़ने की वजह से बहुत परेशानी हो गई है जी। इस महंगाई में जाएंगे तो कैसे घर चलेंगे। 2 रुपए आज बढ़े हैं फिर बढ़ जाएंगे। बढ़ते बढ़ते तो माहौल और बहुत खराब हो जाएगा जी। गरीब इंसान क्या करे, क्या चाय पीना छोड़ दे, क्या करे, खाना पीना छोड़ दे, क्या करे।
अब देश में महंगाई वाला सियासी कलेश भी शुरू हो गया है। विरोधी ये कह रहे हैं कि हालात सरकार के हाथ से बाहर जा रहे हैं। इस पर बीजेपी का जवाब क्या है, एक रील में देखिए। दाल, सब्जी, रोटी, नान सब महंगा हो गया है। ये देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखाता है। देश की हालत खराब है। जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार का तनाव है और ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में महंगाई थोड़ी बहुत झेलने के लिए हमको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। समय पर दाम बढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी देखनी चाहिए। कई प्रकार के कंप्लेन आता है दूध का क्वालिटी को लेकर के। टेस्ट भी ठीक से होता नहीं है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत सारा केमिकल्स मिलाया जाता है, तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों की ठीक ठाक होनी चाहिए। ये भी सरकार देखेगा। All common man will be affected a lot in future. Even in the construction sector, about 50-20%, steel, milk, everything. I think people should be get ready themselves to face the situation. चुनाव नहीं है ना अभी अब कहीं कि यार इलेक्शन नहीं होंगे तो चीजों के दाम बढ़ते रहेंगे। इलेक्शन होने से रुका रहता है। अभी अगर नतीजे नहीं आए होते तो दूध के दाम नहीं बढ़ते। वैसे सरकार का दावा है कि देश में स्थिति कंट्रोल में है, फिर भी सरकार चिंता के इस सायरन को सुन रही है और जरूरी कदम उठा रही है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने 3 दिन पहले देश के लोगों से 7 अपील की थी, जिसका असर भी दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल वाली कटौती पर कई राज्यों की सरकारें और मंत्री एक्शन में आ गए हैं। हम आपको रोज इसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसी लिस्ट में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी जुड़ गया है, जो आज बुलेट चलाकर मंत्रालय पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार भी मौजूद थे। इससे पहले सीएम फडणवीस 16 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते थे, लेकिन आज उनके काफिले में 9 मोटरसाइकिल मौजूद थी, जिस पर सुरक्षाकर्मी भी सवार थे। पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। इस समय हम मंत्रालय में मौजूद हैं। देख सकते हैं कि सीएम का काफिला जा रहा है। पहली बाइक गई, ये दूसरी बाइक, ये देखिए सीएम साहब तीसरी बाइक पे, 4 बाइक, 5 बाइक, 6, 7, 8, 9, 10 बाइक के साथ सीएम यहाँ पर पहुँचे हैं। आज बाइक पर प्रवास कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुँचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, वो बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की फ्यूल और वर्क फ्रॉम होम वाली अपील का असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल ईवी कार से एक कार्यक्रम में पहुंचे। बड़ी बात यह है कि पहले दिल्ली की सीएम के काफिले में 12 गाड़ियां होती थी, लेकिन आज सिर्फ 4 गाड़ियां थी, जबकि सीएम खुद ईवी का इस्तेमाल कर रही हैं। आज दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले भी किए हैं। पहला बड़ा फैसला यह है कि दिल्ली सरकार के दफ्तरों में अब हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। ये तय किया गया है कि दिल्ली सरकार की 50% मीटिंग अब ऑनलाइन होंगी। कोई भी मंत्री या अधिकारी अब अगले 1 साल विदेश दौरे पर नहीं जाएगा। अफसरों के पेट्रोल और डीजल के खर्चे में भी 20% की कटौती की गई है। दफ्तरों का टाइम भी बदला गया है। दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे, जबकि एमसीडी के दफ्तरों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम होगा। एक विशेष बात यह है कि अब हर सोमवार को दिल्ली सरकार मेट्रो मंडे मनाएगी, जब खुद मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी मेट्रो में सफर करेंगे। 3 महीने तक दिल्ली सरकार के सभी बड़े इवेंट भी कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की सीएम ने जनता से हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील की है। साथ ही प्राइवेट दफ्तरों को 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में शुभेंदु स्ट्राइक ने पूरे देश का फोकस शिफ्ट कर दिया है। सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी चर्चा बंगाल में तो है ही, पूरा देश उस पर बात कर रहा है। पहले सीमा पर बीएसएफ को जमीन देने और केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया गया था।
अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर विवाद भी हो रहा है और राजनीति भी शुरू हो गई है। इस एक फैसले का एंगल बकरीद से जुड़ा है, जिसमें राजनीतिक आग की लपटों को हवा दे दी है। मामला है बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के और खुले स्थान में पशुवध यानी पशुओं की हत्या पर रोक लगाने का। बंगाल सरकार ने एक आदेश जारी कर खुले स्थान पर पशुओं की हत्या पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही कुछ सख्त नियम भी बनाए गए हैं। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह वंदे मातरम अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। इन दोनों फैसलों के अलावा कोलकाता हाईकोर्ट में आज ममता बनर्जी वकील के रूप में दिखी। उन्हें आज वकील क्यों बनना पड़ा, वो किसी की पैरवी कर रही थी, इसकी भी चर्चा है। साथ ही अदालत में उनके खिलाफ लगे नारों पर भी लोग बात कर रहे हैं। हमने इन तीनों खबरों पर सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत खुले में पशु हत्या पर लगे बैन से आइए करते हैं। पशुवध पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ बड़े और सख्त फैसले लिए हैं। इसके 2 हिस्से हैं। फैसले के पहले हिस्से में सरकार ने गाय, बैल, भैंस और बछड़ों समेत किसी भी पशु के वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर निकाय के चेयरमैन या पंचायत अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट से सुनिश्चित किया जाएगा कि पशु वध के लिए उपयुक्त है या नहीं। केवल उन्हीं पशुओं का वध होगा जो 14 वर्ष से अधिक आयु के हों, चोट और बीमारी के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो चुके हों। कुल मिलाकर अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो पशु वध नहीं होगा। सरकार ने यह साफ किया है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। 1950 के पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट और 2018 के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये काम किए जा रहे हैं। इस फैसले के दूसरे हिस्से में सरकार ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर या खुले में पशुओं का वध नहीं होगा। केवल सरकारी बूचड़खाने या सरकार द्वारा अधिकृत बूचड़खानों में ही वध होगा। जो ये नियम नहीं मानेगा उसे 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से मना किया जाता है तो वो 15 दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है। अब इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ दिनों के बाद बकरीद है। बकरीद में बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है। विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये फैसला त्योहार के दौरान होने वाली कुर्बानी को प्रभावित कर सकता है। टीएमसी नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कोलकाता नगर निगम के पास कितने वैध बूचड़खाने हैं और ग्रामीण बंगाल में इसकी क्या व्यवस्था है। क्या ये संभव है? सरकार कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। अगर किसी ने नहीं माना तो कानून अपना काम करेगा। वो पहले से था, अदालत का फैसला था कि हाँ मान्य नहीं होता था। सरकार जानबूझकर उसको नहीं मानती थी और लोगों को उत्साह दिया जाता था नहीं मानने के लिए। उसी को फिर से हमारी सरकार सामने लाई है। जो पहले से कोर्ट का फैसला है, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो चीज़ है उसी को हम लोग लागू किया है। लोगों को याद करा दिया कि आप कानून से चलिए। स्लॉटर हाउस कहाँ है इसका एक लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन हमारा बैठक में मांगे हैं और इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सिद्धांत लेंगे वो अभी तक बताया नहीं है। अब दूसरे फैसले की बात करते हैं जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक अब हर सुबह प्रार्थना सभा में छात्रों को राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सोमवार से राज्य के सभी स्कूलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। आदेश का सख्ती से पालन कराने और पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे पहले राज्य के स्कूलों में मुख्य रूप से जनगण मन ही गाया जाता था। इससे पहले केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन का समान दर्जा दिया था, जिसके तहत किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जहां जनगण मन गाया जाएगा वहां उससे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। सरकार के इन फैसलों से अलग बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी भी आज चर्चा में रही। ममता बनर्जी आज वकीलों के गांव में कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। टीएमसी के एक वकील ने चुनाव के बाद
पार्टी दफ्तरों पर हुए हमले और हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसी मामले की पैरवी करने वो हाईकोर्ट पहुंची थी। कोर्ट में जिरह के बाद जब वो बाहर निकल रही थी तो उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। वकीलों के एक ग्रुप ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले में भी ममता बनर्जी वकील की भूमिका में दिख चुकी हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए। ये मामला उस कानून से जुड़ा है जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल नहीं किया गया। अब इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। आज हुई सुनवाई में जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि आखिर एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में चयन प्रक्रिया हमेशा 2 बनाम 1 के बहुमत से ही तय होगी। यानी अगर नेता प्रतिपक्ष किसी नाम पर असहमति भी जताते हैं तब भी नियुक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में स्वतंत्रता का प्रदर्शन आखिर क्यों नहीं दिखता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल किया जाता है तो चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती। बेंच ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बनाए रखने से है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि केंद्र सरकार के इस कानून पर रोक लगाई जाए और नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका बहाल की जाए। सत्ता में अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की, जिस पर हर किसी की नजर है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। रोज नई जानकारी सामने आ रही है। आज नीट मामले में गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इन अभियुक्तों को सीबीआई ने अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार, राजस्थान के जयपुर से मांगीलाल बिवाल, यहीं से विकास बिवाल और दिनेश बिवाल को भी पकड़ा गया है, जबकि यश यादव को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के मन में इस खबर को लेकर यही सवाल होगा कि आगे क्या होगा। 23 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होने वाला है, उनके सपनों का क्या होगा। सीबीआई की जांच और नई जानकारी से आपको ये वाला अपडेट भी आइए दे देते हैं। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोबारा परीक्षा के लिए एनटीए में बैठकों का दौर जारी है। एनटीए परीक्षा में किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहती। खबर यह भी है कि नई परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द ही nta.neet.gov.in पर की जाएगी। कहा जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच परीक्षा कराने की तैयारी है। एनटीए की चुनौती यह है कि परीक्षा में पेपर फिर से लीक ना हो। एनटीए में फुल प्रूफ सिस्टम पर काम चल रहा है। हर काम के लिए एक बार फिर से पॉइंट पर्सन बनाया गया है। प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। एनटीए अत्यंत गोपनीय और बहुस्तरीय प्रक्रिया से प्रश्न पत्र तैयार कर रही है। एनसीईआरटी के 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को आधार बनाया जा रहा है। अनुभवी शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों की एक नई टीम गठित की जा रही है। कठिन और विषयात्मक सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। पेपर को डिजिटल इनक्रिप्टेड फॉर्म में प्रिंटिंग प्रेस भेजने की तैयारी है। सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैक्ड वाहनों का उपयोग किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। बड़ी बात यह है कि छात्रों को री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत अब नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की अभी तक की पूछताछ में पैटर्न की कई कड़ियां अब सामने आ चुकी हैं। सीबीआई एक एक पहलू की जांच कर रही है। सीबीआई ने 5 अभियुक्तों की बैंक डिटेल के लिए संबंधित बैंकों को लेटर भेजा है। सीबीआई ने अभियुक्तों के अकाउंट की जानकारी मांगी है। अभियुक्तों के पास से जब्त डिजिटल डिवाइस मोबाइल को सीएफएसएल के पास भेजा गया है। सीएफएसएल के जरिए डिलीटेड चैट और मैसेज को रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, सीबीआई की साइबर यूनिट चैट भेजने के वक्त की लोकेशन पता करने में भी जुटी है। इसके अलावा 5 अभियुक्तों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों के कॉमन कॉन्टैक्ट की भी लिस्ट बनाई गई है। इनकी पहचान की जा रही है। चैट हिस्ट्री और डिलीट डेटा को रिट्रीव करने के लिए लिस्ट बनाई गई है। एनटीए के अधिकारियों से भी सीबीआई ने कई जानकारियां जुटाई हैं। आपको बता दें, कल एनटीए दफ्तर में सीबीआई की टीम गई थी। अधिकारियों से पेपर लीक की जानकारी भी ली।
पेपर को तैयार करने, उसको छापने, पेपर को सुरक्षित रखने और एग्जाम से पहले पेपर को अलग अलग राज्यों में भेजने में शामिल लोगों की भूमिका के बारे में पूरी जानकारी ली गई। सूत्रों के अनुसार सीबीआई को 50 से ज्यादा ऐसे लोगों की जानकारी मिल गई है जिनके जिम्मे नीट पेपर को सुरक्षित और महफूज तरीके से पूरी प्रक्रिया को कराना था। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने उन तमाम लोगों की भी फाइनेंशियल डिटेल्स बैंकों से मांगी हैं। हूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त पूरा हो चुका है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाजत।